हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि जुडिशरी। आई एम निवेदिता राजे और अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य संहिता को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, सेशन बाय सेशन हमें समझ आ रहा है कि इन लॉज को लाने का जो मेजर एजेंडा था वो यही था कि उन्हें मॉडर्न डे के साथ अलाइन किया जा सके और इसी तरह से चेंजेस भी लाए गए हैं कि वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और मॉडर्नाइजेशन के साथ सिंक्रोनाइज कर सकें। तो भारतीय साक्ष्य संहिता जो नया एविडेंस लॉ है वो इस चीज पर और थोड़ा ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, कैसे? जैसे कि जो नया इनैक्टेड लॉ है वो अपने अंदर से जो पुराने कॉलोनियल आउटडेटेड इररेलेवेंट टर्मिनोलॉजीज थे उन्हें हटा देता है। ठीक है, तो भारतीय साक्ष्य संहिता में बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इंडियन एविडेंस एक्ट में हुआ करते थे वो नहीं है। ठीक है, वकील, प्लीडर, बैरिस्टर, ये सारे के सारे टर्म्स हटा के एक सिंगल टर्म को यूज कर दिया गया है जो कि एडवोकेट है। एक प्रैक्टिशनर के लिए मल्टीपल वर्ड्स या मल्टीपल लेबल्स को यूज करना एक तरह की एम्बिग्युइटी क्रिएट कर देता था और यहाँ पे इंडियन सोसाइटी या इंडियन लीगल सिस्टम में लॉ को प्रैक्टिस करने वाले हर इंसान को एडवोकेट ही कहा जाता है। बार काउंसिल उन्हें इसी टाइटल के साथ लाइसेंस देता है, तो इतने सारे वर्ड्स की जरूरत नहीं है ना। आगे और बहुत सारे टर्म्स जो कि अब रेलेवेंट नहीं है उन्हें हटा दिया गया है, जैसे कि पार्लियामेंट ऑफ यूके। पार्लियामेंट ऑफ यूके इज नो लॉन्गर अ रेलेवेंट टर्म जो कि इंडियन सोवरेन कंट्री के लॉ में इनकॉर्पोरेटेड रहना चाहिए। आई वंडर इसे पहले ही क्यों नहीं हटाया गया। इसी तरह से कुछ और आउटडेटेड वर्ड्स हैं जैसे कि प्रोविंशियल एक्ट, नोटिफिकेशन बाय क्राउन रिप्रेजेंटेटिव, लंदन गजेट, डोमिनियन कॉलोनी, possession of His Majesty, jury, Lahore, UK of Great Britain, Ireland, Commonwealth, Her Majesty or by Privy Council, Her Majesty's government, copies, extracts contained in London Gazette, purporting to be printed by the Queen's printer, possession of the British Crown, Court of Justice in England, Her Majesty's dominions and barrister। ये सारे जो शब्द थे वो पार्ट 1 में कंटेंट थे डेफिनेशंस में। इन डेफिनेशंस को हमें जुडिशरी के एग्जाम्स के लिए रटना पड़ता था क्योंकि एग्जाम में सीधी सीधी पूछ ली जाती थी। अब ये सारे इररेलेवेंट आउटडेटेड वर्ड्स जिनका हमारे लॉ से और इंडियन लीगल सिस्टम से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है, इन्हें बिल्कुल रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, और इन्हें वैसे भी रिमूव कर देना जरूरी था। सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव चेंज दैट वी सी इन आवर न्यू एविडेंस लॉ। इसके अलावा जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर में भी चेंज देखने को मिलता है। जैसे पुराना एविडेंस लॉ जो था वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। पहला पार्ट रेलेवेंस ऑफ फैक्ट्स को डिस्कस करता था, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। दूसरा पार्ट ऑन प्रूफ को डिस्कस करता था जो कि सेक्शन 56 से 100 तक जाते थे। और थर्ड फाइनल पार्ट प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस 101 से 167 तक कवर करता था। लेकिन नया जो लॉ है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो पार्ट 1, एक जो पार्ट ऐड किया गया है वो पार्ट 1 है प्रीलिमिनरी। तो प्रीलिमिनरी पार्ट 1 है जो सेक्शन 1 से लेकर 2 तक है। पार्ट 2 बिल्कुल सेम, जैसे रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स को डिस्कस करता है, एविडेंस लॉ जैसे किया करता था। पार्ट 3 ऑन प्रूफ, द सेम थिंग एज द ओल्ड इंडियन एविडेंस एक्ट कंटेन्ड। पार्ट 4 प्रोटेक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंसेस। एक जिस्ट में मैं आपको इन पार्ट्स का क्या मीनिंग है और इनका क्या सिग्निफिकेंस है वो बता देती। ठीक है, अब रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, आपको पता ही है कि जब भी कोई केस होता है, कोर्ट में जाता है, तो उस केस की कहानी ही बार बार कोर्ट में दोहराई जा रही होती है ना। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो उस पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन में जिसकी शिकायत की जा रही है, जिसमें किसी इंडिविजुअल से या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से कुछ इलीगल एक्ट्स कमिट हो गए, क्राइम्स कमिट हो गए, ऑफेंसेस कमिट हो गए, वो बार बार कोर्ट में रिपीट किए जाते हैं। क्यों, कहाँ, कैसे, यही सब प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन अगर
उसी कहानी को बार बार दोहराते रहेंगे तो वो केस जो ऑलरेडी 10-15 साल 20 साल खिंच जाता है वो तो 50-100 साल खिंचेगा, राइट। तो एविडेंस एक्ट एक पूरी उस केस की कहानी में क्या क्या रेलेवेंट है और क्या क्या कोर्ट में प्रेजेंट किया जा सकता है, इसे बहुत क्लियरली आउटलाइन कर देता है। और ये जो आउटलाइनिंग है वो पार्ट 1 में दे रखी है, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। तो एक केस में, है ना, बिल्कुल जो पूरा एक ट्रांजैक्शन है केस का, जिसमें ऑफेंसेस कमिट हुए, एविडेंसेस क्रिएट हुए, बहुत कुछ हुआ, उन सारे के सारे इवेंट्स में, उन सारे के सारे सिनेरियोज में, सर्कमस्टेंसेस में कौन कौन से वो फैक्ट्स हैं जो कि कोर्ट में प्रेजेंट किए जा सकते हैं, जिन्हें कोर्ट उस एडजुडिकेशन के लिए रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट मानता है, और उन्हीं को आप कोर्ट में सबमिट करेंगे, कोर्ट में उन्हें सुनाएंगे। ठीक है, वो फैक्ट्स रेलेवेंट फैक्ट्स कहलाते हैं, क्योंकि पूरी लीगल प्रोसीडिंग में उन्हीं फैक्ट्स की जरूरत पड़ती है और बाकी और कहानी एंसिलरी पूरे के पूरे डिटेल्स की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, वो फैक्ट्स रेलेवेंट फैक्ट्स हैं और पार्ट 1 में उन्हें क्लियरली दे रखा है। नए लॉ में उन्हें पार्ट 2 में डिस्कस किया जाएगा। ठीक, पार्ट 2 जो था वो ऑन प्रूफ सेक्शन 56 से 100, जो अब नया पार्ट 3 है, वो उन्हीं फैक्ट्स को कैसे प्रूव करना है ये बताता है। ठीक है, तो रेलेवेंट फैक्ट्स तो हैं ही। आप क्रिमिनल लीगल सिस्टम अगर समझते हैं तो आपको पता होगा कि क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का फाउंडेशन प्रिंसिपल है, everybody is presumed to be innocent until proven guilty by beyond reasonable doubt। ठीक है, तो हर एक आदमी जिसकी गिल्ट साबित नहीं की गई है वो निर्दोष है, और दोषी साबित होने तक उसे निर्दोष ही माना जाएगा। ये हमारा फाउंडिंग प्रिंसिपल है। तो इसी बेसिस पे कोर्ट अपनी आंखों को बंद करके बैठता है, इसीलिए कानून की आंखों पे पट्टी लगी है। ठीक है, वो वही सुनेगा जो आप सुना रहे हैं, कुछ देखेगा नहीं, किसी को जानता नहीं, किसी को पहचानता नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, अब आपने वो फैक्ट्स प्रेजेंट किए जो कोर्ट ने आपको बताया या लॉ ने आपको बताया कि आप प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन क्या उनका प्रेजेंटेशन, उनका बताना कोर्ट में काफी है? बिल्कुल काफी नहीं है। एक आदमी कहता है कि इस आदमी ने मेरे घर में चोरी कर ली, तो क्या उसकी बात को सच मान के उस दूसरे आदमी को हम सीधा सजा दे दें? ऐसे कैसे? ये तो इनजस्टिस है और क्रिमिनल फाउंडिंग प्रिंसिपल का पूरा पूरा वायलेशन है। ठीक है, तो ये आदमी जो एलिगेशन, एक्यूजेशन लगा रहा है कि इसने मेरे घर में चोरी कर ली है, इसे इस बात को साबित करना पड़ेगा कि इसने मेरे घर चोरी की है। अब इस बात को वो कैसे साबित करेगा, क्या क्या एविडेंस वो दे सकता है, लॉ उसे इस बात को प्रूव करने के लिए किन किन एविडेंसेस को अलाउ कर रहा है, वो पुराने एविडेंस लॉ का पार्ट 2 और नए एविडेंस लॉ का पार्ट 3 डिस्कस करते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। थर्ड फाइनल पार्ट जो कि नए लॉ में 4th पार्ट है, प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंसेस। वही एविडेंसेस जो पार्ट में बताए गए हैं कि क्या क्या आप एविडेंस दे सकते हैं, उन्हीं एविडेंसेस को किस तरह से कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, अब एविडेंस क्या दे सकते हो वो अलग बात है, और उन्हें कोर्ट में कैसे तुम दोगे वो एक अलग पूरा का पूरा इशू है। तो कोर्ट अलाउ करेगा कि आप अपनी बात को साबित कर सकते हैं अगर आप इसके लिए कोई प्रूफ दे सके। ठीक है, वो प्रूफ किस तरह का हो सकता है? सर्कमस्टेंशियल हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री हो सकता है, ओरल हो सकता है। ठीक है, तो ओरल प्रूफ्स किस तरह से दिए जाएंगे, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स किस तरह से दिए जाएंगे, सर्कमस्टेंशियल प्रूफ्स को किस तरह से कोर्ट में प्रेजेंट किया जाएगा, और इन सारे एविडेंसेस का, इन सारे प्रूफ्स का कोर्ट के प्रिजम्पशन पर, कोर्ट के अपना जो थॉट प्रोसेस चल रहा है, जो माइंडसेट क्रिएट हो रहा है, जो बाद में एडजुडिकेशन में इस्तेमाल किया जाएगा, उसका कोर्ट पर क्या असर पड़ेगा। बेसिकली आपने कोई बात कोर्ट के सामने रखी और कोर्ट के ऊपर उस बात का क्या असर पड़ा, या आपने कोई एविडेंस दिया, उसको प्रूव किया, प्रॉपरली प्रोसेस को फॉलो करते हुए उसको प्रेजेंट किया, और उस प्रेजेंटेशन का, उस प्रूफ का कोर्ट के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये सब कुछ पार्ट 3 और नया पार्ट 4 डिस्कस करता है। ठीक है,
काफी इजी है, ये जिस्ट है कि एविडेंस लॉ में इन पार्ट्स का क्या सिग्निफिकेंस है, ओके, और इनका क्या क्या काम है। अच्छा, प्रिलिमिनरी मैंने बता दिया, पहले सेक्शन 1 to 4 हुआ करते थे, चैप्टर 1 था, लेकिन एक अलग से सेपरेट पार्ट नहीं था। अब एक सेपरेट पार्ट है जिसमें 4 सेक्शंस नहीं है, 2 सेक्शंस हैं। कुछ चेंजेस सेक्शन में जो देखे गए हैं वो यही है कि भाई अब पहले पार्ट को अगर देखा जाए तो फर्स्ट पार्ट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट मींस एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस मींस ऑफ लेटर्स, फिगर, मार्क्स। अभी कॉलोनियल लॉ है, 1872 में ड्राफ्ट हुआ था, तो सोचने वाली बात है कि भाई कॉलोनियल लॉ में उस टाइम पे कॉलोनी में 1800s में जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स चलते थे, जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स रेलेवेंट हुआ करते थे, उन्हीं की बात की गई। लेकिन आज की डेट में 2024 में उस तरह के डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है जो अलाउड हैं, या जो अपने फैक्ट को, अपने से जुड़े इंसिडेंट को प्रूव कर सकते हैं। नहीं, अपनी बात को रखने के लिए आपको किसी पत्थर पे हुए इंस्क्रिप्शन को लाने की जरूरत नहीं है, आप उसकी फोटो भी खींच के दिखा सकते। ठीक है, तो अब ये फोटो जो है वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, और इसी चीज को ये जो नया इंडियन एविडेंस लॉ है वो इसी चीज को इनकॉर्पोरेट करता है। इट इज एन अटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर टू मॉडर्नाइज द एविडेंस लॉ इन दिस कंट्री so that it aligns with the technological aspect and development that has happened over the years, right? तो डॉक्यूमेंट जो था वो सिर्फ एक फिजिकल फॉर्मेट को डिफाइन करता था, क्योंकि वही डॉक्यूमेंट था, लेकिन आज डॉक्यूमेंट के मायने चेंज हो गए हैं, सिर्फ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स नहीं रहे डॉक्यूमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड्स को भी डॉक्यूमेंट माना जाता है, और वो भी रेलेवेंट फैक्ट्स में काउंट होते हैं। ठीक है, वो भी रेलेवेंट होते हैं, एज एविडेंसेस प्रेजेंट किए जा सकते हैं, और उन्हें कैसे प्रेजेंट करना है ये भी नया लॉ डिस्कस करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स के जो इलस्ट्रेशंस थे, अब क्योंकि एविडेंस है, आपको बता रहा है कि भाई क्या क्या इसके एग्जाम्पल्स हैं, नहीं एग्जाम्पल्स को ध्यान में रख के आपको जो प्रोड्यूस करना है वो कर दें। तो डॉक्यूमेंट उस टाइम पे जो था वही इलस्ट्रेशंस दे रखे थे, देख ही सकते हैं आप। वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड और फोटोग्राफ्ड आर डॉक्यूमेंट्स। चलो फोटोग्राफ हालांकि 1800s में नहीं थी, लेकिन फिर भी थी, यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है उसे। मैप और प्लान डॉक्यूमेंट है, इंस्क्रिप्शन किसी मेटल पे या स्टोन पे वो भी डॉक्यूमेंट है, कोई कैरिकेचर वो भी डॉक्यूमेंट है। अब ये सब चीजें कहाँ रही, हालांकि है, लेकिन मैप और प्लान ये सब चीजें दे आर नॉट रियली यूज्ड एज the illustrations of documents anymore because they are not really document। अब इन्हें प्रेजेंट नहीं ही किया जाता है। तो आजकल के टाइम पे जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करा जाता है और किया जा सकता है, उन्हीं के इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं। तो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स को नहीं ऐड किया गया है, इलस्ट्रेशंस को भी चेंज कर दिया है। तो अब के इलस्ट्रेशंस में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, ऐड कर दिया है इनको इसके साथ साथ। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑन ईमेल, सर्वर लॉग्स, डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन मैसेजेस, वेबसाइट्स, लोकेशनल एविडेंस, वॉइस मेल मैसेजेस जो कि डिजिटल डिवाइस पे स्टोर्ड है, वो सब कुछ डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो आप देख ही रहे हैं कि भाई बीएसए में जो मेजर अटेम्प्ट है वो ये भी है कि टर्मिनोलॉजी को मॉडर्नाइज किया जाए, और इस तरह से उन लोगों ने किया भी। आगे बढ़ते हैं। Evidence means and includes all statements which court permits or requires to be made before it by witnesses in relation to matter of fact under inquiry. Such statements are called oral evidences. अब ये definition का section change हो गया है, ये अब 21E में है। ठीक है, और इसमें उन evidences को भी include किया गया है जो कि electronic form में हैं। ठीक है, तो इट इंक्लूड स्टेटमेंट, मतलब ये तो है ही, चलो ये तो एविडेंस है, ये हमेशा था, हमेशा रहेगा। लिखी हुई बात, बोली हुई बात जिस भी तरह से आज तक प्रूफ की जा रही है वो बाद में भी प्रूफ करती जाती रहेगी। लेकिन अब वही एविडेंसेस नहीं रहे, एविडेंसेस का जो स्कोप है वो एक्सपैंड हो गया है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल एविडेंसेस भी हैं, उन्हें इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉनिकली दिए गए हैं, जैसे कि व्हाट्सएप पे या फिर किसी वॉइस मेल में या किसी रिकॉर्डिंग में, किसी ईमेल पे,
which the court permits or requires to be made before it by witnesses in relation to matters of fact. Same definition, बस एजेंडा और एस्पेक्ट जो चेंज हुआ है वो यही है कि जो एविडेंस आप कोर्ट में दे सकते हो वो अब सिर्फ ओरल या डॉक्यूमेंट तक सीमित नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को भी कवर करता है। और ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस जो हैं वो जो विटनेसेस या फिर जिस भी तरह से आ रहे हैं दे वुड बी कैटेगराइज्ड अंडर ओरल एविडेंसेस। ठीक है, चलो। Evidence means and includes all documents including electronic records for the inspection of the court। यहाँ पे electronic records के साथ साथ digital word को भी ऐड कर दिया गया है। बाकी जो definition है वो सेम रहती है, but addition हुआ है कि all documents including electronic और digital records। ठीक है, बस यही addition है। तो ये था definition clause का पूरा कंपैरेटिव एनालिसिस। अब डेफिनेशन क्लॉज में जो सेक्शन 1 to 2 हैं उनमें ओमिशन में आपको बता चुकी हूँ कि उन वर्ड्स को हटा दिया गया है। बाकी जो सेक्शंस या जो डेफिनेशंस रिटेन की गई हैं वो क्लॉज सेक्शन 2 में ही रिटेन कर दी गई हैं, राइट। और उनकी डेफिनेशन, उनका जो पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट था वो बिल्कुल सेम रहता है। जो डेफिनेशन में या प्रिलिमिनरी पार्ट में जो चेंजेस किए गए हैं वो मैंने आपको समझा दिए। तो आप देखेंगे बहुत आसानी से इसको, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट द इंटायर एजेंडा ऑफ BSA 2023 इज टू मॉडर्नाइज द लैंग्वेज एंड टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, जिससे लॉ जो है वो कंटेम्पररी टाइम्स के अकॉर्डिंग थोड़ा और रेलेवेंट हो जाए। दूसरा, डिजिटल एविडेंस को इंक्लूड किया गया है। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट अपडेट है जहाँ पे इन डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स दोनों को ही इंक्लूड कर दिया गया है और आज की डिजिटल एज में ये करना जरूरी भी था। तीसरा, आप देखेंगे कि रिस्ट्रक्चरिंग की गई है एविडेंस लॉ की, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है जिससे और क्लैरिटी और स्टेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। दूसरा, डेफिनेशंस को थोड़ा और एनहांस कर दिया है, जैसे डॉक्यूमेंट की और एविडेंस की जो डेफिनेशन है उसको कंप्रिहेंसिवली चेंज किया है जिससे कि वो डिजिटल फॉर्मेट्स को भी कवर कर सकें, सो दैट मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड रिकॉर्ड्स आर एक्सप्रेसली मेड एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, राइट। सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन द डेफिनेशन पार्ट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो आज का क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका आंसर आपको इंस्टाग्राम पे हमारे हैंडल पे मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है, अंडर विच क्लॉज ऑफ सेक्शन 2(1) ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, आई एम सॉरी मेरे मुंह से शायद संहिता निकल गया था, आई एम ऑल्सो गेटिंग अक्वेंटेड विद दीज लॉज, क्योंकि मैं तो सालों से, आप लोगों ने तो अभी पढ़ाई शुरू की है, मैं तो सालों से, पता नहीं इट हैज बीन ऑलमोस्ट 15 years नाउ यही लॉज पढ़ रही हूँ। इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पीनल कोड, CRPC, वही सेक्शन मुझे याद है। तो इट वुड टेक some time for me also to get completely familiar with the new terminology, right, and the title of course. So Bharatiya Sakshya Adhiniyam are digital documents included in the definition of document। कौन से क्लॉज में BSA के डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है? ऑप्शंस ये रहे और अपना आंसर हमें आप इंस्टा पे बता सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं और इंस्टा पे उसे कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे अगले दिन शाम 5:30 बजे इसी तरह के एक नए कंपैरेटिव एनालिसिस के साथ। तो देखना मत भूलिएगा, और बिल्कुल बहुत जरूरी है ये जरूरी इसलिए है क्योंकि अब जो तैयारी है वो नए सिरे से ही करना जरूरी होगा, और आपको इसी चीज पे अब टेस्ट किया जाएगा कि आपने इतने टाइम में अपने आप को नए लॉ के साथ कितनी जल्दी फेमिलियर कर लिया है और कितने अच्छे से कर लिया है। तो ये जो चेंजेस हैं ये पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है। देखो, पुराना एविडेंस जो था वो अभी भी है, उसका स्पिरिट, उसका कॉन्टेक्स्ट अभी पूरी तरह से मेंटेन्ड है। एडिशन जो हुआ है वो सिर्फ इतना हुआ है कि उसे आज की मॉडर्न डे के हिसाब से उसे चेंज किया गया है। तो आप मॉडर्न डे के स्टूडेंट हैं और आपको इस चेंज को अपने तैयारी में इनकॉर्पोरेट करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। So you don't have to completely change your preparation altogether or your notes for that matter. You just need to get acquainted with some additional facts.
ठीक है, थोड़े नए सेक्शन याद करने पड़ेंगे, बट इट वुडंट बी सो हार्ड अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें, और इसी कोशिश में हम आपकी पूरी की पूरी हेल्प करेंगे, राइट। तो फिर मिलते हैं 5:30 बजे शाम को, मंडे टू सैटरडे ये सीरीज रोज लाइव होगी। तब तक अपना सब ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।